नमस्कार। स्वागत है आपका गणित में। हम अध्याय एक गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब गणित का इतिहास, गणित का आरंभ कहां से हुआ और कौन इसे लेकर आया, सबसे पहले गणित किसने बनाया, यह बता पाना तो आज भी नामुमकिन सा होता जा रहा है। किंतु कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से ही गणित का उपयोग होता आ रहा है। और हमारे तो कई वेदों में लिखा हुआ है और कई चीजें मिलती है जिससे हमें पता भी चलता है कि गणित के निर्माण में भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है या हाथ रहा है, या ऐसा बोलिए कि गणित भारत की ही देन है। किंतु वैज्ञानिक इसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानते हैं। कुछ प्रमाणे हैं जहां हम ये समझ पाएंगे कि गणित का इतिहास क्या है, भारत और उनके विद्वानों और उनके गणितज्ञों का क्या योगदान रहा है गणित के निर्माण में। तो हम प्रारंभ वहीं से करते हैं। देखिए, मूल गणित के बारे में जान पाना तो बहुत मुश्किल है। उसके कुछ संकेत मिलते हैं कि कुछ ऐसे चित्र है, कुछ ऐसे दस्तावेज है जिससे हमें पता चलता है कि अ, गणित प्राचीन काल से आदि मानव भी कुछ गणितों का उपयोग करते आए हैं। जैसे जो जीवाश्म वैज्ञानिक होते हैं, ये वैसे अम, गणित की आज क्लास कम और साइंस की क्लास ज्यादा लग रही है। जो जीवाश्म वैज्ञानिकों ने, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकेरे ओकेरे चट्टानों की खोज की। चट्टानों की खोज की जिसमें खुरच कर, मतलब जैसे पहाड़ों को हम छीनी हथौड़ी से मार मार के कुछ आकार देते हैं ना, उस वैसे ही कुछ खुरच खुरच कर, पत्थर को पत्थरों से खुरच कर, या उस समय कुछ जो औजारे हों उससे खुरच खुरच कर उन गुफाओं में पुराने आदिम काल के लोगों ने जो खुरच खुरच कर पैटर्न ज्यामिति ज्यामिति पैटर्न या ज्यामिति आकार दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही कांगो एक जगह का नाम है। कांगो में नील नदी, जो आप सब जानते होंगे, अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। नील नदी को वैसे वहां की गंगा कहा जाता है, शुद्ध नदियों में से एक है। तो कांगो में नील नदी के पास इसांगो अस्थि, यानी इसांगो बोन, अस्थि, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हड्डियों के ढांचा, अस्थि। ये याद रखने योग्य बातें हैं, इसांगो अस्थि के बारे में धारणा है कि यह अभाज्य
संख्याओं की श्रृंखला का सबसे पुराना ज्ञात प्रदर्शन है। यह लगभग 20,000 वर्ष पुराना हो सकता है। माफ कीजिएगा। अभाज्य संख्याएं, आपको याद होगा सातवीं या आठवीं में आपने पढ़ा होगा अभाज्य संख्याओं के विषय में। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, माफ कीजिएगा 15 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ऐसे 100 तक की जो संख्याएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कांगो में नील नदी के पास जो इसांगो अस्थियां हैं, इसांगो अस्थियां, अगर उसे देखा जाए या उसे समझा जाए तो ऐसे समझा जाता है कि वो अभाज्य संख्याओं की जो श्रृंखला है, जैसे एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद 11, 8, 9 बीच वाली संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 5, 7, तो ये वहां बनी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो है अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। तो ये कुछ चीजें आपको एकदम याद रखना है। इसांगो अस्थियां हो गई, और ये कितना, ये लगभग 20,000 वर्ष पुराना है। 5,000 ईसा पूर्व, मतलब आज के समय से अगर हम निकालें तो लगभग 7,022 वर्ष पूर्व पहले इजिप्ट, इजिप्ट का आपने पिरामिड के बारे में सुना होगा। वही इजिप्ट के लोगों ने ज्यामितिक स्थानीय आकृतियां का प्रदर्शन किया। ज्यामितिक, हम पढ़ते हैं ज्यामितिक को, ज्यामितिक स्थानीय आकृतियों का प्रदर्शन किया। हमारी जो प्राचीन भारत है, थोड़ी खुश होने वाली बात है और गौरवान्वित होने वाली बात भी है, क्योंकि प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात गणित 3,000 से 2,600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व लगभग लगभग 3,000 साल, मतलब आज से 5,000 साल पहले से जो भारतीय गणित है वो दुनिया भर छाता चला जा रहा है, या सबसे पहले गणित वहां पर बनना चालू हुआ ईसा पूर्व का माना जाता है। जो हमारी सिंधु घाटी है, आपने पढ़ा होगा, उत्तर भारत की सिंधु घाटी, जो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता,
ने समान वजन, मतलब वहां पर हमें ये देखने को मिला जब ये इतनी पुरानी जब घाटी को निकाला गया, तब हमें ये पता चल रहा है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां पर जो समान वजन और मापन की प्रणाली विकसित हो चुकी थी। मतलब उसके पहले से है। वैज्ञानिक जो है अभी तक जो वैज्ञानिक हैं जो ढूंढते हैं वो अभी तक ये पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए। अभी तक सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता मिली जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। वहां पर समान वजन, मतलब जो एक समान वजन के और माप के एक माप के अब देखिए कुछ भी बनाना हो तो एक माप या एक वजन का बनना मुश्किल है जब तक उसे किसी ढांचे में उसको परस्पर उसको पूरा का पूरा नाप तौल कर बनाएंगे तो ही ये समान वजन और समान माप का कोई भी चीज बन सकता है। मापन की प्रणाली का विकास था। वहां पर एक उन्नत ईंट, जो आज ईंटों से हम घर बनाते हैं, वहां वो उन्नत ईंट एकदम तकनीक मापन पे थी। तकनीक मापन में समान अनुपात समान अनुपात का प्रयोग था वहां पर। ये कितना ज्यादा डेवलप था वो, जिसको आप समझिए कि उस समय भी एकदम कितना माप करना है, कितने समकोण पर बनाना है। जैसे उन्नत ईंटों का उपयोग था, तकनीक मापन से समान अनुपात का प्रयोग था। समकोण पर बनाई गई गलियां कई ज्यामितीय आकार जैसे, देखिए उस समय घनाभाकार, शंकु के आकार का, बेलन के आकार का, वृत्त, त्रिभुज के आकार का कुछ ना कुछ मिलना, यह संकेत है मिलना यह संकेत है कि वहां के लोग गणित में कितने ज्यादा विकसित थे। गणित में कितने ज्यादा विकसित थे कि उन्हें यह सब आकार के बारे में सब कुछ मालूम हुआ करता था। यहीं पर अब हम भारत की बात हो गई, अब हम चीन की बात करते हैं। तो चीनी गणित जो है, चीनी गणित का सबसे पुराना उदाहरण, सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है हमें सांग राजवंश से। जो 1600 ईस्वी 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व से मिलता है, जिसमें कछुए की कवच
कछुए की कवच को खरोच कर अंक बनाए गए हैं। मतलब हमें कुछ ऐसे जीवाश्म मिले जहां कछुए की जो कवच है उसको खोज खोज कर, मतलब कुरेद कुरेद कर वहां पर अंक जो है बनाया गया है। वहीं पर लिखित गणित प्रमाण हमें सुमेरियन सुमेरियन सभ्यता से भी मिलता है, जिन्होंने मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता का निर्माण किया था। और ऐसा माना जाता है कि उस सबसे पुराना उन्होंने ही किया था, मेसोपोटामिया वाला में उन्होंने 2500 से 3000 ईसा पूर्व में मापन विज्ञान की एक जटिल प्रणाली विकसित करके रखा था। प्रणाली विकसित की थी। प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्ट, ग्रीक, बेबीलोन और अरब के लोगों ने भी गणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। गणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हुआ है। और ईशा के बाद, मतलब जब ईशा मसीह का जन्म हुआ और जहां से हम दो, मतलब एक ईसा पे लिखते हैं, उसके पूर्व को हम ईशा पूर्व कहते हैं और बाद में हम ईशा पे चलते हैं, जो अभी हम जी रहे हैं 2022। ईसा के बाद से ही दुनिया के अलग 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 हिस्सों पर गणित का निरंतर विकास चलता रहा है। और ये जो सब ज्ञान है, सब आपस में जब व्यापार करने आते थे, व्यापार करने के बाद वहां से कुछ सीखकर जाते थे, कुछ अपना ज्ञान देकर जाते थे, तो व्यापार के माध्यम से ही ये गणित और अधिक विकसित होता चला गया। उन्हें कुछ मालूम है, यहां पर आके वो लोग कुछ आपस में डिस्कस करके कुछ और चीज निकाले, वो कुछ जान के कहीं और फैलाए। उसी प्रकार से आगे आगे बढ़ता चला गया और गणित का विकास निरंतर परस्पर बढ़ता ही रहा। कभी यहां से, कभी वहां से, कभी इधर से, कभी उधर से, अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगहों तक पहुंचता चला गया और समृद्ध होता गया। इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं,
जैसे हम आगे वैसे तो पढ़ेंगे कल, कल के चैप्टर में, मतलब कल के क्लास में, कि भारत से कैसे गणित किसी दूसरे देश में पहुंचा, और किसी दूसरे देश से पहुंचकर कहीं और पहुंचा, और दुनिया उसे जहां भारत ने जहां पहुंचाया, उस उसके बदले भारत का नाम ना देकर उस दूसरे देश का नाम देने लगा। हम इसके विषय में तो कल अच्छे से जानेंगे। आज हम ये जो है पहला गणित का इतिहास का इकाई 1, इसको हम पढ़ रहे हैं। कल हम आगे और विस्तृत रूप में जानेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि भारत ने गणित के विषय में क्या क्या किया और क्या क्या योगदान दिया। तो आपने आज अभी आपने गणित गणित को देखा कि कैसे कैसे उन्होंने आगे की ओर बढ़ता चला गया। गणित जो है वह विज्ञान एवं तकनीक का मेरुदंड है। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना हम, मेरुदंड है। कि अगर आदमी का रीढ़ का हड्डी सीधा ही नहीं रहेगा तो वो आदमी तो झुका ही हुआ रहेगा। तो रीढ़ की हड्डी का सीधा होना कितना आवश्यक है। उसी प्रकार से गणित के माध्यम से ही जो विज्ञान है आगे बढ़ पाया है। आप देखेंगे कई भी जगह पर गणित के फॉर्मूलाज लगाते रहते थे। पिक्चरों में आपने देखा होगा कि वो टाइम मशीन की खोज कर रहा है और वो वहां पर गणित का फॉर्मूला को सॉल्व कर रहा है। उसमें भी एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला सिस्टम चल रहा है, और उसको बना रहा है, उसको हल करता जा रहा है, और उसके माध्यम से उसको समझ में आया कि क्या वो फॉर्मूला मिस किया जिसकी वजह से उसको टाइम मशीन नहीं बना पाया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चाहे गणित के माध्यम से ही हम ये जान पाए कि गाड़ी की रफ्तार क्या है, उसका घर्षण कितना होना चाहिए, टायर और उसमें कितना फोर्स लगना चाहिए, कितना दूर तक वो जाएगा, गाड़ी कहाँ बैठ जाएगा, कितना अंश होना चाहिए एक ब्रिज को बनाने के लिए, घर का 90 डिग्री कैसे होगा, 90 डिग्री नहीं होगा तो घर कैसा तिरछा जाएगा और गिरने की संभावनाएं कैसे बढ़ जाएगी, हमारे जूतों का नाप, हमारे शरीर का माप, हमें कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, यहां तक भी गणित का ही उपयोग हमें काम में आता है। गणित के उपयोग से हम ब्रिज के निर्माण से लेकर जूतों के निर्माण तक हम सब कुछ बना पाए गणित के माध्यम से ही। हम अगर औषधि में भी जाते हैं तो हमें गणित के ही कुछ फॉर्मूलास लगाने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से उसके जो है अवयव आगे निकल पाते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी, तकनीक के क्षेत्र में जैसे हम जा रहे हैं, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम जानेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि अंतरिक्ष में जाने के लिए भी हमें गणित का कितना ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, कि कितना वजन लेकर वो अंतरिक्ष यान उड़ पाएगा। एरोप्लेन से हम उड़ते हैं तो एरोप्लेन कितना वजन ले सकता है, रेलगाड़ी में कितना घर्षण होना चाहिए, किस आकार पे रेलगाड़ी की पटरियां मुड़नी चाहिए, किस डिग्री पे जो पानी का प्रवाह जो हम डैम बनाते हैं कहां तक वो रुक पाएगा, कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, कितना उसका आकार होना चाहिए, ये सब हमें गणित के माध्यम से ही हमें पता चल पाता है। ये गणित कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे इस विज्ञान और तकनीक के लिए। क्योंकि अगर गणित ही ना हो तो हम किसी भी फॉर्मूला तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमें आगे का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा कि हमें कितना दूरी तय करना है, कहां पहुंचना है, कितना किस चीज के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है अंकों का यूज होना, हम गणित के माध्यम से ही समझ पाते हैं। तो आज हमने गणित के इतिहास में हमने क्या क्या जाना। हमने ये जाना कि जो जीवाश्म, पहले हमने जाना कि जीवाश्म वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं के ओकरित चट्टान की खोज की, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि वो खुरच खुरच कर ज्यामितीय आकार, हमें उस चट्टानों से पता चलता है कि ज्यामितीय आकार है। उसी प्रकार से कांगो में नील नदी के पास एक इसांगो अस्थियां हैं। क्या इसांगो अस्थियां, और उसके बारे में ये धारणा है कि वह अविभाज्य
अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, जो 1 2 3 5 7 13 11 13 17 19 23, ऐसी संख्याएं, ऐसा नहीं कि वहां पर 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। जो उसमें आकार बनाया गया है वो एक, फिर दो, फिर तीन, तीन के बाद चार नहीं डाला गया है, वहां पर वो सीधा पांच डाला गया है। जो अभाज्य संख्याएं हैं उसके अनुसार वो अस्थियां वैसी रखी हुई है, जो ईशांगो अस्थियां हैं वो वैसी रखी हुई है, जो हमें दिखाता है कि अभाज्य श्रृंखलाएं। तो आप सोचिए वो कितना, लगभग 20,000 वर्ष पुराना है। तो 20,000 वर्ष पहले से लोग जानते थे कि अविभाज्य संख्याएं क्या हो सकती है और या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, उनका वर्ग कैसा होगा, वो किससे किससे भाग दिए जा सकता है। वो देखिए उस समय के प्राचीन काल से गणित कितना महत्वपूर्ण रहा है। वहीं पर 5,000 ईसा पूर्व से पहले जो इजिप्ट के लोगों ने ज्यामितिक स्थानिक आकृतियों का प्रदर्शन लगाया था। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात गणित 3,000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का माना जाता है। हम मतलब ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो है गणित विकास कर चुका था भारत में। उससे पूर्व ही हमारा जो गणित है उससे पहले का ही है, किंतु वैज्ञानिक अभी वहां तक पहुंचे कि 3,000 तक तो हमें ज्ञात है कि भारत वहां तक पहुंच चुका था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वहीं पर समाप्त हो चुकी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन हमें कोई सभ्यता अभी तक मिल नहीं पाई है, उसकी खोज जारी है और हमें पता आगे पता चलता जाएगा। तो सिंधु घाटी में देखिए, हम उस समय सिंधु घाटी के सभ्यता के समय पे हम उन्नत ईंट तकनीक मापन में समान अनुपात का प्रयोग करते थे। मतलब ईंटों को कितने मापन होना चाहिए, कितना अनुपात में उसको रखना चाहिए जिससे दीवार मजबूत हो, हमें उस समय मालूम था। हमें समान वजन और मापन की प्रणाली का विकास कर चुके थे कि एक समान आकृति, एक समान वजन, एक समान मापन की वस्तुएं कैसे तैयार की जा सकती है। ये कितना आज के डेट में इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती है। और वो प्राचीन काल से लोग जानते थे, हमारे भारत के लोग। समकोण के आकार पर नालियां बनी हुई थी, गलियां बनी हुई थी। कई ज्यामिति के आकार में घनाभाकार, शंकु, बेलन के आकार का, वृत्त के आकार का, त्रिभुज के आकार का वहां पर मिलना, यह हमें बताता है कि हमारा जो गणित है, भारत का जो गणित है कितना विकसित हुआ करता था आज से 3,000 वर्ष पूर्व। माफ कीजिएगा, 3,000 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। यहीं पर चीनी गणित की हम बात करें तो प्राचीन उदाहरण हमें साग राजवंश में मिलता है, जो 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो कछुए की कवच पर खरोच खरोच कर अंकों को डाला करते थे। हो सकता है वो कछुओं का गिनती करके रखते हो। हम कुछ भी मान सकते हैं, अभी तक इतिहास जो वैज्ञानिक है वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो कछुओं की जो है वो गिना करते थे कि कछुए कितने हैं कितने नहीं है, उसमें वो खरोच खरोच के बनाए हुए थे। लिखित गणित प्रमाण, सुमेरियन सभ्यता, जो चीनी सुमेरियन सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के मापन विज्ञान की एक जो जटिल प्रणाली है उसको विकसित वो कर चुके थे। ऐसा माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक वो मापन, मतलब 1 किलो, आधा किलो, एक पाव, मतलब जिसको हम कहते हैं ना 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1,000 ग्राम या 1 किलो, वो उस समय वैसा कुछ पद्धति विकसित कर चुके थे जिनसे वो लोगों को अनाज देना या उसमें कितना आपको किसी को सब्जी देना या किसी को दूध प्रदान करना, उसके बदले उनको पैसा लेना, वो मापन जो पद्धति थी वो 2500 ईसा पूर्व में सुमेरियन सभ्यता, जो चीनी सभ्यता है, उन्होंने एक प्रणाली विकसित कर चुके थे। वैसे ही हमें और भी अन्य देशों से, जैसे इजिप्ट, ग्रीक, बेबीलोन और अरब के लोगों में भी गणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हुआ है प्राचीन काल से। और ईसा पूर्व के बाद, ईस्वी के बाद से, जब से ईसा चालू हुआ है, तब उस काल के बाद से तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गणित में निरंतर ही विकास होता जा रहा है, निरंतर ही विकास होता जा रहा है। तो मतलब कुछ कुछ करके। और इसमें विकास में ऐसा होता है कि व्यापार के लिए आए, तो जैसे भारत भारत में कुछ लोग व्यापार करने आए, तो भारत के गणितों से उन्होंने कुछ सीखा और अपना उन्होंने कुछ जो वहां से सीखा हुआ है उन्होंने यहाँ कुछ बताया।
कि वहां ऐसे मापन करते हैं, वहां ऐसे मापन होते हैं, तो भारत में ऐसा मापन होता है। वो जो यूरोप के लोग भारत में आए, या अमेरिका के लोग जो भारत में आए, वो फिर वहां से आगे की ओर गए, वो उन्होंने उस चीजों को फैलाया भारत में। फिर कोई दूसरे जगह से, एशिया के देशों से आया, उन्होंने उस सभ्यता को ली। तो उस प्रकार से जो गणित है वो फैलता चला गया, और उस पर और विकास, निरंतर विकास होता जा रहा है, और होता ही चला गया। इस प्रकार से हमने जाना कि गणित विज्ञान एवं तकनीक का एक मेरुदंड है, और गणित के बिना विज्ञान और तकनीक काफी अधूरा है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आगे देखेंगे अंक गणित, शून्य का आविष्कार, और भारत का जो योगदान रहा है, भारत का जो योगदान रहा है गणित के प्रति, वो हम उसके बारे में कल हम आगे और पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।